अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक और पार्ट लेके आया हूँ। वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ। आज हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं, ये भी मैंने आपको बताया पहले वाले लेक्चर में कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई वो हुई 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई यानी कि। तो ये पहले वाले जो लेक्चर हमने जो पढ़ा, ऑर्गन्स पढ़े, जो उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी हमने यूएनओ की, उसमें मैंने पूरी डिटेल्स में मैंने आपको बताया कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ के जो यूनाइटेड नेशंस है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है बनने के। मैंने आपको बताया कि जो यूनाइटेड नेशन है उसके एस्टेब्लिशमेंट हुए 1945 में 24 अक्टूबर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था उसका कि जो भी कमिंग जनरेशन है, जो पहला ऑब्जेक्टिव इसका, जो कमिंग जनरेशन है, जो भी कमिंग जनरेशन है उसको क्या करना है, बचाना है हमको टेरेबल डिज़ास्टर ऑफ वॉर से। जो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है यूएनओ का, उसका यही है कि जो कमिंग जनरेशन होगी उसको बचाना है हमको, जो भी डिज़ास्टर है वॉर का उससे बचाना। क्योंकि अगर हम देखेंगे इससे पहले कि 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे। एक हुआ था 1914 to 18, दूसरा हुआ था 1939 to 45। क्योंकि इन वर्ल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था वर्ल्ड में। तो इसलिए यूएनओ बना कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव अब यही था कि अब कैसे हम नेक्स्ट जनरेशन को इन वॉर्स की डिज़ास्टर से कैसे बचाए, इन टेरेबल डिज़ास्टर से इन आने वाली जनरेशन को। जो दूसरा अगर हम देखेंगे कि जो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है वो है जो भी नेशंस हैं उनसे क्या करना है, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखनी है अमंग दिस नेशन। जो भी वर्ल्ड में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें फ्रेंडली रिलेशनशिप रखनी है ताकि हम जो इस वर्ल्ड को एक पीसफुल वर्ल्ड बनाएं। बिकॉज ये ज़रूरी बात है कि जब तक हम अपने आप में जो वर्ल्ड स्टेट्स हैं एक दूसरे से पीसफुली ना रहें, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप ना रखें, तो तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक पीसफुल वर्ल्ड को बनाएं। तो यही एम था यूनाइटेड नेशन का कि कैसे हम एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें ताकि ये जो वर्ल्ड है एक पीसफुली रहें, और दूसरा कि जो वॉर उसके चांसेस जो होंगे वो बहुत ही कम हो जाएंगे। एक और ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे हम। इसका जो ऑब्जेक्टिव, एक और ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे, ये जो मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है उस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का अगर हम देखेंगे कि आज इसकी बहुत ही नीड है। आज इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है हमको वर्ल्ड में कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखना है, सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है। बिकॉज अगर हम प्रेजेंटली देखेंगे इस टाइम जो वर्ल्ड है वो बहुत ही, एक तो आज जो पेंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से भी वर्ल्ड बहुत सफ़र कर रहा है, और दूसरा ये कि अगर हम आज वर्ल्ड पीस ना रखेंगे, वर्ल्ड में पीस नहीं मेंटेन रखेंगे, तो इससे भी थ्रेट ये क्रिएट हो जाएगा कि वॉर होने का खतरा पैदा हो जाता है। तो इसलिए यूएनओ का भी यही था मेन ऑब्जेक्टिव, और उसका प्रिंसिपल्स ये थे कि कैसे हम वर्ल्ड में वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को, इंटरनेशनल पीस को, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। तो एक और ऑब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे तो रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशन। जो नेशन है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे हम इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं, तो ये भी उनका ऑब्जेक्टिव था। एक और ऑब्जेक्टिव जो उसका है कि कैसे जो भी सोशल प्रॉब्लम्स, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स होंगे उनको इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ उनको सॉल्व करना है। ये भी इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इक्वलिटी है, इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी ऑफ द नेशंस में इंटीग्रिटी को बढ़ाना है, सॉवरेंटी को बढ़ाना है, इक्वलिटी को हमको बढ़ाना है। तभी हम एक अच्छा वर्ल्ड को एस्टेब्लिश कर सकें। जब हम इंटीग्रिटी, इक्वलिटी के साथ रहे, इंटीग्रिटी के साथ रहे, सॉवरेंटी के साथ रहे। सुप्रीमनेस, हर किसी कंट्री को अपनी अपनी सॉवरेंटी होती है और वो सॉवरेंटी हमको इनको प्रोवाइड करना है। इट वाज ऑल्सो द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ। और जो इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम जो भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या सोशल प्रॉब्लम हो, उनको थ्रू कोऑपरेशन के साथ उनको सॉल्व करना है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था किसका, यूएनओ का, जो इसके ऑब्जेक्टिव। तो ये थे इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यूएनओ के, जो मैंने आपसे डिस्कशन किए। तो फिर हम इन पर एक और नज़र डालेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे
कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला कि कमिंग जनरेशन जो है उसको बचाना है, हमको डिज़ास्टर ऑफ वॉर से या फ्रेंडली रिलेशनशिप नेशन में क्रिएट करना है, या इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉज जो है उनको रिस्पेक्ट करना है, ये भी इसका है, या मेंटेन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस को मेंटेन रखना है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज़ करना है। जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, उनको कोऑपरेशन के थ्रू हमको सॉल्व करना है। या इक्वलिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी वर्ल्ड जो कंट्रीज़ है उनमें हमको प्रोवाइड करना है ताकि वो पीसफुली रहे। और जो भी प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम, तो उनको थ्रू कोऑपरेशन हमको सॉल्व करना है। दीज आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ। तो आगे हम देखेंगे कि एक और जो टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है वीटो पावर। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि ये जो वीटो पावर है, ये वीटो पावर इन 5 कंट्रीज़ को दिया गया जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कितने, अगर आपको पता है, भी हमने पहले ही पढ़ा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसके सिक्योरिटी जो काउंसिल होता है उसके 15 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 15 परमानेंट होते हैं, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स, एंड एनपी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो होते हैं कितने? 10। तो टोटल हैं 15 मेंबर्स। अब हमको देखना है कि ये जो वीटो पावर होता है ये इन 5 मेंबर्स को दिया जाता है, जो इसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो उनको दिया जाता है ये वीटो पावर दिया जाता है उनको। तो इसमें चाइना, दूसरा है फ्रांस, यूएसए, रशिया एंड यूके। उन 5 कंट्रीज़ को ये प्रिविलेजेस दिया गया है, ये वीटो पावर दिया गया है जो परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। सबसे पहले हम देखेंगे वीटो पावर क्या है। अगर हम देखेंगे कि ये जो वीटो जो टर्म है ये लैटिन वर्ड है, इसका सिंपल मीनिंग है आई से नो। आई से नो कि इसमें ये होता है कि अगर कोई रेजोल्यूशन पास करनी होगी तो इन 5 कंट्रीज़ में अगर किसी ने नेगेटिव वोट दिया तो इट मीन्स कि वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगी। तो सिंपली उसको कहते हैं कि आई से नो। जो वीटो है ये भी मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल प्रिविलेज दिया इन 5 कंट्रीज़ को। ये जो वीटो की अगर हम बात करेंगे तो ये एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, इन प्रिविलेजेस दिया गया इन कंट्रीज़ को जब यूएन चार्टर साइन हुआ। यूएन चार्टर कब साइन हुआ? 26 जून 1945 में जब चार्टर साइन हुआ। तो ये भी हमने पहले ही पढ़ा है। तो इसमें जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के थे, चाइना हैं, फ्रांस हैं, रशिया, यूएस एंड यूके, तो इनको ये जो स्पेशल पावर दिया उस पावर का नाम रखा गया है वीटो पावर। इस पावर के मुताबिक क्या होता है कि इस राइट जो उनको दिया गया है, ये पावर जो दिया गया है उनको, तो ये वो पावर है कि ये किसी भी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट नेगेटिव वोट डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर किसी रेजोल्यूशन को पास करना होगा तो उसके लिए 15 वोट्स की नीड पड़ती है। अगर किसी रेजोल्यूशन को पास करने अगर किसी रेजोल्यूशन को पास करना होगा तो इसके किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी रेजोल्यूशन को पास करना होगा तो इसके लिए हमको कितने वोट्स ये की नीड पड़ती है? तो इसके लिए हमको 9 वोट्स की नीड पड़ती है। कितने वोट्स? 9 वोट्स। तो सबसे पहले जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनके जो 5 वोट्स होते हैं, और उसके बाद जो 4 वोट्स होते हैं वो हमको किससे चाहिए? नॉन परमानेंट मेंबर्स से। टोटल हमको चाहिए 9 वोट्स। एक हो गए 5 परमानेंट, 5 हो गए परमानेंट, और जो 4 वोट्स होते हैं, 4 वोट्स जो होते हैं वो हमको नॉन परमानेंट मेंबर से चाहिए। तो टोटल कितने चाहिए हमको? 9 वोट्स किसी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। तो मगर अगर ये रेजोल्यूशन जो होगी, अगर इन 5 मेंबर्स में किसी ने क्या किया? अपना नेगेटिव वोट कास्ट किया। क्या किया? वोट नेगेटिव वोट कास्ट किया, तो फिर वो जो रेजोल्यूशन होते हैं वो पास नहीं होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ये वीटो पावर। जो वीटो पावर ये वो पावर होता है कि जिससे अगर किसी रेजोल्यूशन को पास करना होगा तो इन 5 कंट्रीज़ में कोई नेगेटिव वोट कास्ट करेगा तो इट मीन्स कि वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। तो टोटल ये जो कोई किसी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए हमको 9 वोट्स की नीड है, बट एक तो परमानेंट 5 और 4 नॉन परमानेंट। बट ज़्यादा मैटर करता है ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है इनमें कोई नेगेटिव वोट कास्ट ना करे, बिकॉज इनके पास एक स्पेशल पावर होता है जो वीटो पावर होता है। तो अगर इन 5 मेंबर्स में किसी ने भी कोई भी नेगेटिव वोट किसी ने भी कास्ट किया उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन के, इट मीन्स कि वो रिजेक्ट हो जाती है। अब हम एक और आगे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली वहाँ पर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंशन हुआ आपके सिलेबस में। सबसे पहला है IMF। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका सबसे मेन जो एम है उसका ये है कि उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ये इंटरनेशनल लेवल पे हैं उसको प्रोवाइड करना है, जो फाइनेंशियल प्रोवाइड करना है उन कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ये डेवलप्ड हो जाए। दूसरा ये कि ये जो आईएमएफ है इसका जो एग्जिस्टेंस हुआ वो हुआ 1945 में। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि आईएमएफ कब एग्जिस्टेंस उसकी कब होगी, 1900 दिसंबर 1945, ठीक है ना। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है उसको क्या करना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको स्टेबलाइज करना है। किसका, जो आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, जो वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको स्टेबलाइज करना है, और साथ साथ क्या करना है, इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव क्या करना है, इम्प्रूव करना है द इकोनॉमिक ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स। जो इकोनॉमिक कंडीशन है मेंबर स्टेट्स का, एक तो स्टेबलाइज करना है, इम्प्रूव करना है इकोनॉमिक सिस्टम को, और जो भी इसके मेंबर स्टेट्स है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को भी क्या करना है, इम्प्रूव बनाना है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जो उसका मिशन है आईएमएफ का, अगर हम देखेंगे उसका जो मिशन है वो ये है कि उनको ट्रेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। क्या करनी है, प्रोवाइड ट्रेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, और रिड्यूस करना है पॉवर्टी इन द वर्ल्ड वाइड। अगर हम देखेंगे ट्रेड फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना है। दूसरा, अगर हम ये देखेंगे कि जो भी वर्ल्ड वाइड में जो भी पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना है। आईएमएफ की अगर हम बात करेंगे इसमें टोटल कितने मेंबर्स है, 181 मेंबर्स नेशंस है इसके पास। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट 10 कंट्रीज़ हैं जिसका ज़्यादा फोकस रहता है आईएमएफ पर, उसमें जो वोटिंग राइट्स होता है, उनका जो शेयरिंग वोटिंग राइट्स होता है वो 55% होता है इन 10 कंट्रीज़ का। यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया, सऊदी अरबिया एंड चाइना। दीज आर द 10 कंट्रीज़ जिनको ये जो 55% वोटिंग राइट्स होता है किन किन के पास। एक तो यूएस है, दूसरा है जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया, सऊदी अरबिया एंड चाइना। दीज आर 10 कंट्रीज़ की उनके पास वोटिंग राइट्स कितना होता है, 55% इन 10 नेशंस के साथ जो वोटिंग राइट्स होता है वो है ये 10% रहता है उनके पास वोटिंग राइट्स, 55% वोटिंग राइट्स रहता है इन 10 कंट्रीज़ के पास। और जो अलोन यूएसए की अगर हम बात करेंगे उसके पास 17.4% वोटिंग राइट्स है। इट मीन्स कि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी डोमिनेंस चल रही है किस पे, आईएमएफ पे। और इसका जो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आईएमएफ का, वो कहाँ पर है, वाशिंगटन यूएसए में। ये था हमारा आईएमएफ। तो अब हम आगे जाएंगे, एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करेंगे, ये इसको हम कहते हैं कि इट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम जो वर्ल्ड बैंक है, इट इज़ एन इंटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करेंगे कि 1944 में एस्टेब्लिश हुआ। किस कॉन्फ्रेंस में, ब्रिटेन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई 1940, इससे पहले भी हमने ये डिस्कशन किया है कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें 1944 में जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस थी उसमें एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, वर्ल्ड बैंक का। तो जो वर्ल्ड बैंक है इसका मेन जो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, प्रोवाइड लोन्स डेवलपिंग नेशंस एंड कैपिटल प्रोग्राम्स। लोन प्रोवाइड करना है डेवलपिंग नेशंस को ताकि उनकी जो इम्प्रूवमेंट हो जाए, उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये भी उसका एक ही इम्पोर्टेंट एम एंड ऑब्जेक्टिव था है। तो वर्ल्ड बैंक की अगर हम देखेंगे कि इस पर अगर हम उनको जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उन जो हमारे वर्ल्ड में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसका, वर्ल्ड बैंक का इन्फ्लुएंस पड़ता है इनकी पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। तो साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक है अगर हम देखेंगे उसका कि उसको ये वर्ल्ड बैंक जो है कि एक तो उनको प्रोवाइड करना है लोन्स कंट्रीज़ को ताकि उनकी डेवलपमेंट हो जाए। दूसरा ये कि ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। किनको प्रमोट करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिड्यूस करना है पॉवर्टी को। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट करना है प्रमोट, तो दूसरा पॉवर्टी जो वर्ल्ड में है उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है।
तो अगर हम देखेंगे कि ये जो वर्ल्ड बैंक है इसके 2 इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड बैंक के, एक है आईबीआरडी। आईबीआरडी का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है आईडीए। आईडीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। दीज आर द 2 इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है उसके 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, वन इज़ द आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड second one is IDA, and second one is IDA। तो IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। जो IBRD की अगर हम बात करें इसमें 187 मेंबर्स हैं। तो IDA की अगर हम बात करेंगे इसमें 170 मेंबर्स हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लोकेटेड है वाशिंगटन USA में। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के कितने मेंबर्स हैं? 187 मेंबर्स। और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के कितने मेंबर्स हैं? 170। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये उसके मेंबर्स कितने हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान से नोट कीजिए इन पॉइंट्स को। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन USA। अब हम एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताएंगे कि यह है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कि ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके जो रूल्स हैं, इसके रूल्स क्या हैं? जो रूल्स इसको ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे रूल्स सेट करने हैं ट्रेड के लिए। उसका जो मेन एम है वो सेट करते हैं रूल्स किसके लिए सेट करते हैं? ग्लोबल ट्रेड के लिए, और रिड्यूस टैरिफ्स, और टैरिफ्स को रिड्यूस। तो इसका जो ऑफिशियली अगर हम देखेंगे इसको WTO को ऑफिशियली ये कब आई इसको फोर्स में? 1995 में। तो किसके बदले, इससे पहले मैं बताऊंगा आपको कि इसके बदले, इससे पहले क्या था? गेट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बनाए, तो उसके बाद उसको रिप्लेस किया है किसने? उसको रिप्लेस किया है WTO ने 1995 में, ठीक है ना। जो मेन एम अगर हम देखेंगे इसका कि ये जो WTO जो है इसका जो मेन एम है वो है रिड्यूस करना है ट्रेड बैरियर्स को। ट्रेड बैरियर्स को क्या करना है? रिड्यूस करना है, और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, जो मेंबर स्टेट्स है उनके दरमियान इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको बढ़ाना है। टोटल इसके कितने मेंबर्स हैं? 153 मेंबर्स है इसके टोटल, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनीवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है ना। तो इसका जो मिशन है WTO का वो है कि जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं अमंग नेशंस वो सॉल्व करना है। तो WTO की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेजर इकोनॉमिक पावर इस टाइम वर्ल्ड में, लाइक USA हैं या EU हैं या जापान जो हैं, तो इनका इस पर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। किस पर? इस पे WTO। तो इसका जो हेड क्वार्टर अगर हम बात करें, हेड क्वार्टर वो भी जिनीवा में है, इसका हेड क्वार्टर जिनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये था IMF के बारे में। अब मैं फिर से थोड़े पॉइंट्स रिपीट करूँगा कि इसके जो सबसे पहला अगर हम देखेंगे कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है IMF। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि ट्रेड को रिड्यूस, जो ग्लोबल ट्रेड को सेट करना है रूल्स इसके लिए, या रिड्यूस करने हैं टैरिफ्स, 1 जनवरी 1995 में ये हो गया फोर्स में। तो इसके पहले था गेट को जब सेकंड वर्ल्ड वॉर था उस टाइम बना था, बट उसको रिप्लेस किया है WTO ने। जो मेन एम है इसका वो ये है कि रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंबर स्टेट्स में प्रमोट करना है। तो इसके 153 मेंबर्स हैं। इसका जो है हेड क्वार्टर वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। एंड जो इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रेड जो डिस्प्यूट्स है उनको भी सॉल्व करना है। इसका जो मेजर जो इस पर डोमिनेंट करते हैं, सबसे पहला जो US हैं, EU एंड जापान, जो मोस्ट डोमिनेंट पावर है WTO पर। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो अब हम एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, वो है IAEA, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या है IAEA का? द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो एस्टेब्लिश्ड हुई कब? 1957 में। इसका मेन जो पर्पज़ है बनने का, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन एम था इसका ये था कि जो भी हम एटॉमिक एनर्जी, जो भी हमारा न्यूक्लियर एनर्जी जो भी हैं, उसको किसके पर्पज़ के लिए? एटम्स फॉर पीस।
इसका प्रपोज़ल जो था एटम्स फॉर पीस किसका, जो भी हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका मेन मकसद ये था कि एटम्स फॉर पीस, वो चाहे किसके लिए, सिर्फ पीस के लिए बननी चाहिए, उससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला कि इसको प्रमोट करना चाहिए, इट्स टू प्रमोट पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जो भी न्यूक्लियर एनर्जी उसको पीसफुली, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसको पीसफुली यूज़ करना है और वर्ल्ड को प्रिवेंट करना है, बचाना है हमको मिलिट्री पर्पज़ से, ठीक है ना। तो IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसका अगर हम देखेंगे कि रेगुलरली उसका इंस्पेक्ट होता है, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ जो दी जाती हैं वर्ल्ड के, इंश्योर किया जाता है कि जो भी सिविलियन रिएक्टर्स हैं, जो भी क्या हैं, सिविलियन रिएक्टर्स जो भी हैं, उसको यूज़ नहीं किया जाएगा मिलिट्री पर्पसेस के लिए, उसको यूज़ नहीं किया जाएगा मिलिट्री पर्पसेस के लिए। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ऑस्ट्रिया, वीना, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर। इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक तो ये आ सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव आपको कि कब बना है 1957 में, और ये भी आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वीना, ऑस्ट्रिया में। तो इसका पर्पज़ क्या है कि इसका पर्पज़ ये था है कि जो भी न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की जाएगी, वो सिर्फ एटम्स फॉर पीस के लिए, अमन के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वीना, ऑस्ट्रिया में। तो इसके साथ ये आज का जो मेरा ये लेक्चर था वो इसी पर हम यहाँ पर ख़त्म करूँगा मैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगे, डाउट्स लगें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।